हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी मटेरियल में। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश एसआई की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के वर्णमाला के बारे में, जहाँ पर आपको स्वर और व्यंजन से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताया जाएगा। ओके, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट में हम डिवीज़न देख लेते हैं, किस तरीके से डिवीज़न किया जाता है। तो वर्णमाला के स्वर और व्यंजन का डिवीज़न, जैसे हम स्वर की बात करें तो स्वर व्युत्पत्ति के आधार पर, जैसे कि कुछ मूल स्वर होते हैं और दूसरे होते हैं संधि स्वर। तो मूल स्वर किस चीज़ को बोलते हैं वो हम देख लेते हैं। 4 तरीके के आपको मूल स्वर मिल जाएंगे। ओके, एक हो जाएगा अ, ई, उ, ऋषि। ओके, ये आपके मूल स्वर हो जाते हैं और ये सबसे छोटे रहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भी होते हैं साथ में, ये भी आपको पता रहना चाहिए। स्वतंत्र एंड सबसे छोटे, ये इनकी पहचान होती है मूल स्वर की। संधि स्वर की बात करें तो संधि स्वर आपको 2 पार्ट में और डिवीजन मिल जाएगा, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर क्या होते हैं, एक ही तरह की प्रजाति होती है। ठीक है, सजाती है। और ये आपका संयुक्त होगा, वो होगा आपका विजातीय। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट स्वर से मिलकर बनेगा, उसको संयुक्त संधि बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ मिला बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही तरीके के दोनों लेटर का इस्तेमाल किया गया और ये आपको बड़ा आ बना रहा है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक हो गया छोटा आ और एक छोटी ई, तो ये क्या बनाएंगे, छोटी ई। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग तरीके के संधि की जा रही है, दोनों लोगों को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट को ऐड के यहाँ पर छोटी ए बन रही है। ओके, इसी तरीके से आप और भी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर छोटी ए, दोनों छोटी ए को मिला देते हैं, आपको यहाँ पर बड़ी ई मिल जाएगी। यहाँ पर आ को मिला लें और छोटे ओ को मिला लें तो बड़ा ओ बन जाएगा। ओके, तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का डिवीजन हो गया। आगे लिख लेते हैं उच्चारण काल के आधार पर डिवीजन। तो इसमें आप देखेंगे डिवीजन 3 तरीके से किया जाता है। फर्स्ट हो जाएगा हाश, सेकंड हो जाएगा दीर्घ और थर्ड हो जाएगा आपका लुप्त। ओके, जो हास्य स्वर होते हैं उनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कम समय लगता है इसमें बोलने में। जैसे कि अ, इ, उ और ऋषि। जैसे कि अभी हमने देखा था, जो मूल स्वर हैं वो चारों आ जाते हैं हास्य स्वर में। दीर्घ स्वर की बात करें तो यहाँ पर 2 गुना समय लगता है। जैसे हम इनका उच्चारण करेंगे तो इनमें 2 गुना समय लगेगा। ओके, और ये द्विमात्रिक होते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, छोटी ए, बड़ी ए। ओके, इसी तरह से etc। अब बात कर लेते हैं प्लुत की। तो यहाँ पर ये जो शब्द रहेंगे वो संस्कृत में रहेंगे। ओके, और इनको बोलने में, जैसे इसमें सबसे कम समय लगा, इसमें उससे भी ज़्यादा 2 गुना लगा, और इसमें हम बात करें तो 3 गुना समय लगेगा, 3 गुना। ठीक है, और ये सिर्फ संबोधन के समय इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे रामायण में आपने देखा होगा राम को कैसे बोलते हैं, राम। तो यहाँ पर जैसे लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको कहीं देखने को मिल गया होगा। ओके, तो उसको प्लुत स्वर बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये उच्चारण काल के आधार पर आपको वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। पहला हास्य होता है, दूसरा दीर्घ होता है, तीसरा प्लुत होता है। ठीक है, हास्य में कम समय लगता है, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यहाँ पर मूल स्वर होते हैं। दीर्घ की बात करें तो इसमें 2 गुना समय लगता है, द्विमात्रिक होते हैं। और प्लुत की बात करें तो संस्कृत में मिलेंगे, इसमें आपको 3 गुना समय लगेगा। जैसे कि रामायण या आपको गीता में देखने को मिल जाएगा।
अब बात करते हैं स्वर जीव की क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें आपके लिए फिर से आपका डिवीजन रहेगा, वो 3 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट हो जाएगा आपका अग्रस्वर, सेकंड हो जाएगा आपका मध्य स्वर, और थर्ड हो जाएगा आपका पश्च स्वर। ओके, अब अग्रस्वर कौन से होते हैं? जो जीभ, जैसे जीभ होती है ना अपनी, उसको जब आगे टच होती है जीभ की, हम यहाँ पर क्रिया देखेंगे कि जीभ कैसे काम कर रही है। तो इसमें आप एग्जांपल से समझिए, जैसे ई ई, ओके, जीभ आगे आ रही है, छोटी ए, बड़ी ए को आप बोल के देखिए, इसमें आपकी जीभ रहेगी वो आगे आएगी। ठीक है, मध्य की बात करें तो बीच जो जीभ रहती है वो आपको बीच में कहीं देखने को मिलेगी। बीच में जैसे फोल्ड होती है ना, फोल्ड होके देखो, आ करके देखो, तो आपको बीच में जीभ की जो एक्शन रहेगी वो बीच में मिलेगी। पार्श्व स्वर की बात करें तो इसमें आ हो गया, ठीक है, ऊ हो गया, जीभ नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी जीभ ऐसे स्ट्रेट रहती है तो इसमें आप देखेंगे जीभ ऐसे जाएगी नीचे। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फोल्ड होके ऐसी हो जाएगी, ऐसी। ओके, और अग्रस्वर में क्या होगा, जीभ यहाँ तक जाती है तो ये आपको यहाँ तक ऐसे देखने को मिलेगी, ई दांतों की तरफ आएगी। ठीक है, तो यही इन तीनों में अंतर रहता है। बात करते हैं स्वर मुखाकृति के आधार पर। ठीक है, जैसे मुख की आकृति देखेंगे अब इसमें किस तरीके की होती है, तो यहाँ पर जो डिवीजन अब मिलेगा वो आपको एक समृत होता है, सेकंड आपका हो जाता है अर्धवृत्त, अर्धसमृत, थर्ड आपका हो जाएगा विवृत, और फोर्थ हो जाएगा अर्धविवृत। तो इसमें आपको 2 चीज़ समझनी है कि एक तो समृत और एक विवृत। ठीक है, क्योंकि समृत समझ गए तो अर्धसमृत समझ जाओगे, और विवृत समझ गए तो अर्धविवृत समझ जाओगे। अब समृत में क्या होता है, मुख होगा वो बिना खुले उच्चारण होगा। ठीक है, मुख बिना खुले। अब आप सोचेंगे मुख के बिना खुले कैसे उच्चारण हो जाएगा, ये आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा ना, इसीलिए। अब आप यहाँ पर उच्चारण करके देखिए, ई बोलने के लिए को मुख खोलना पड़ रहा है, ई उ ओ, इन सब को बोलने के लिए मुख बहुत बोलते ना, बहुत माइन्यूट ओपन होगा। ठीक है, अर्ध समृद्ध की बात करें तो यहाँ पर आधा मुख खुलेगा पूरा, जैसे ये पार्ट मान लीजिए, इसमें से आधा खुलेगा। ठीक, आधा खुलेगा और आधा बंद रहेगा। ए ओ, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। विवृत की बात करें तो यहाँ पर पूरा मुख खुलेगा। ओके, जैसे आ बोल के देखिए, अब पता चल जाएगा आपको कितना मुंह आपका ओपन हो रहा है। अर्धविवृत की बात करें तो इसमें आपका आधा खुला मुख रहेगा, जिसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ए ओ, ओह। ओके, तो इसमें जो डिवीजन रहता है वो रहेगा आपका समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत, अर्धविवृत। ओके, समृद्ध में मुख बिना खुले होगा, अर्धसमृद्ध में आधा खुलेगा, विवृत में पूरा मुख खुलेगा, अर्धविवृत में आधा खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिवीजन रहता है स्वर का वो ओठों की आकृति के आधार पर रहेगा, जैसे कि व्रतमुखी यानी गोल, व्रत से आप समझ रहे हो, ऐसा गोल मुख खुलेगा। ओके, यहाँ पर जो आकृति रहेगी, जैसे उ, देखो ओठों की आकृति कैसी हो, उ ओ बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा इसमें जो ओठों की आकृति है वो विवृत टाइप की रहेगी, गोलाकार की। तो उसके ये एग्जांपल हो जाते हैं। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड आपका होगा अव्रत, आधा व्रत बनेगा। ठीक है, पूरा नहीं बनेगा, आधा व्रत बनेगा। ई ए ओके, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
स्वर उच्चारण वायु के आधार पर दो तरीके से होता है। ओके, एक हो जाएगा अनुनासिक, सेकंड हो जाएगा निरनुनासिक। अनुनासिक मतलब जो वायु रहेगी वो मुख व नाक से निकलेगी। ओके, दोनों का इसमें इस्तेमाल होगा, मुख और नाक। जैसे जहाँ पर, और दूसरी आप देख सकते हैं इसमें जहाँ पर चंद्रबिंदी लगी रहती है उसको भी हम अनुनासिक से डिनोट करते हैं। ओके, निरनुनासिक वायु सिर्फ मुख से निकलेगी, यहाँ पर मुख से वायु निकलेगी, नाक का यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। जो आपके 11 स्वर होते हैं जिसमें एक आपका अशुद्ध स्वर भी ऐड होता है वो निरनुनासिक होते हैं। ओके, पर इसमें आपको 2 जो अयोग बार आएंगे वो इंक्लूड नहीं करने, सिर्फ आपको 11 स्वर रखने हैं जिसमें आपके 10 शुद्ध स्वर रहेंगे और एक आपका अशुद्ध स्वर रहेगा। ओके, और जो आपको हटाना है वो अयोगा हटाना है इसमें आपके निरनुनासिक में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको उच्चारण, जो वायु के आधार पर जो उच्चारण है वो आपको समझ में आ गया होगा, अनुनासिक और निरनुनासिक। ठीक है, जिसमें हम मुख और नाक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से वायु निकलती है वो अनुनासिक होता है, जो यहाँ पर चंद्रबिंदु इस्तेमाल होती है। निरनुनासिक मतलब सिर्फ मुख का इस्तेमाल होगा, नाक का इस्तेमाल नहीं होगा, जिसमें आपके जो एग्जाम्पल रहेंगे वो आपके 11 स्वर रहेंगे। ओके, ऑलरेडी मैं आपको बता दूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू।